जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। चलिए, बहुत शानदार, सारे के सारे लाइव हैं भाई। बहुत अच्छे। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे, बताओ। बहुत अच्छे, बहुत शानदार। तो चलिए देखिए, आज सीपीओ 2022 का हमने जो है वो इवेंट बना दिया है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि सीपीओ 2022 में मैथ्स में पूछे गए जितने भी अच्छे क्वेश्चंस हैं, उन सभी अच्छे क्वेश्चंस को आज रात में यूट्यूब पे 8:30 बजे करवाने वाला हूँ। ठीक है, तो उसमें आप सभी लाइव रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ देखने को मिलेगा। जिन जिन बच्चों का सीजीएल का पेपर है उनके लिए काफ़ी फायदेमंद आज का सेशन होने वाला है। ठीक है, तो आज रात 8:30 बजे सीपीओ 2022 के सभी कठिन प्रश्नों को आसान भाषा में, आसान तरीके से हम लोग यूट्यूब पर कवर अप करने वाले हैं। ठीक, अभी जस्ट मैं उसकी यूट्यूब इवेंट बना रहा था। इवेंट बनकर तैयार है, शाम को बहुत ही बढ़िया तरीके से उसकी एनालिसिस हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार। आज ये तो शुरू करते हैं क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे अच्छे टॉपिक्स को पढ़ रखा है और अब क्वाड्रिलेटरल को एंड करेंगे कुछ टाइम में। बस 2-3 क्लासेस में क्वाड्रिलेटरल भी आपका ख़त्म हो जाएगा। बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, डेली लाइव रहते हैं और सभी चीज़ों को आप सीखते हैं। बहुत शानदार। तो पिछले क्लास में मैंने कहाँ पर रुका हुआ था? पिछले क्लास में मैंने आपको ये प्रॉपर्टी बताई थी और वहीं पर हमने सेशन को एंड किया था। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात यहाँ पर पढ़िए पैरेललोग्राम के बारे में। हम चर्चा भी किसकी कर रहे थे? पैरेललोग्राम की, यानी समांतर चतुर्भुज की। और चूंकि ये अपने आप में बहुत बड़ा है और अपने आप में कई सारी प्रॉपर्टी को समेट के रखता है, तो बहुत आसान है पैरेललोग्राम को कवर अप करना। ठीक है, कहा गया है इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कॉन्जिक्यूटिव एंगल इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात है। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए कि हमारा पैरेललोग्राम है, ये हमारा कोण हो गया 100 डिग्री का और ये हमारा कोण हो गया 80 डिग्री का। तो जब हम इसके बाइसेक्टर को मिलाएंगे और जब इसके बाइसेक्टर को मिलाएंगे तो ये अंदर वाला कोण 50 हो जाएगा और ये वाला कोण 40 हो जाएगा। 50 और 40 90, तो ये वाला कितना रहेगा? 90 रहेगा। यानी किसी भी समांतर चतुर्भुज में अगर उसके कोणों के समद्विभाजकों को जोड़ा जाए तो जो उनके बीच में कोण बनेगा वो 90 डिग्री का कोण बनेगा। यही बात यहाँ पर बोला गया है कि कोई भी दो लगातार के कोणों को समद्विभाजक को जोड़ने पे बीच में जो कोण बनने वाला है वो कितना बनेगा? तो 90 का कोण बनेगा। दूसरी पॉइंट हमसे क्या कही गई है? दूसरी पॉइंट यहाँ पर ये कही गई है, इफ P and Q are 2 point lying on the side DC and AD respectively of a parallelogram ABCD। जैसे मान लीजिए पैरेललोग्राम ABCD है, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ? तो यदि P और Q एक समांतर चतुर्भुज ABCD की भुजाएं DC और AD पर स्थित दो बिंदु हैं। मान लीजिए P जो है वो हमारा किसके ऊपर स्थित है? DC के ऊपर, और Q जो है वो हमारा किसके ऊपर स्थित है? AD के ऊपर है। ठीक है, तो हमसे यहाँ पर क्या बोला गया है? उस केस में हमसे बोला गया एरिया ऑफ APNB बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ CQ और B के। ठीक है, इसको भी थोड़ा सा हम बताते हैं कि क्या है क्या नहीं है, वो समझिए। जैसे मान लीजिए कि आपने पहले पढ़ा था और आपने क्या पढ़ा है कि दो पैरेलल लाइन के बीच में अगर इसको बेस मानकर हम ट्रायंगल बनाएं, जैसे मान लीजिए कि ये ट्रायंगल बना लें, एक ये ट्रायंगल बना लें या और भी ट्रायंगल बना लें, तो ये सभी ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो समान होता है। इसमें कोई दो पैसे की उलझन नहीं है। बहुत आसान बात है कि दो समानांतर रेखाओं में अगर इस रेखा को आधार मान के सामने वाले पॉइंट पर अलग अलग करके अगर हम वहाँ से ट्रायंगल बनाएं तो वहाँ पर एरिया जो होगा वो बराबर होगा। ठीक, अब उसी में हमने यहाँ पर यह भी सीखा था कि जैसे मानो अब ये क्या हो गया? एक पैरेललोग्राम हो गया। आप समझना, अब ये पैरेललोग्राम में हमें पता है, क्या पता है कि अगर हम इस रेखा को बेस मानकर, अगर हम इसे बेस मानकर चाहे जितनी मर्जी यहाँ पर ट्रायंगल बना ले, तो उन सब का एरिया हमारा क्या होने वाला है? सब का एरिया हमारा बराबर होने वाला है। यानी जितने भी ट्रायंगल बनेंगे सबका एरिया बराबर होगा। लेकिन बात यहाँ पर उन ट्रायंगल्स की अब नहीं है, बात यहाँ पर कुछ और है। और वो बात क्या है? वो बात मेरे भाई यहाँ पर ये है कि जैसे मान लो कि ये हमारा बेस है और ये हमारा क्या हो गया? तो ये हमारा एक ट्रायंगल हो गया, यानी लाल वाला ट्रायंगल हो गया। ठीक है, और दूसरी बात यहाँ पर करते हैं, वो क्या करते हैं? दूसरी बात जो हम ट्रायंगल बनाएंगे वो मेरे भाई इसको बेस मानकर, ठीक, यहाँ पर ये एक ट्रायंगल बनाएंगे। और तब उसके बाद आपसे पूछा जाएगा कि ये जो लाल वाला ट्रायंगल है और जो हरा वाला ट्रायंगल है, बताओ इस लाल वाले में और हरे वाले में एरिया के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है? तो आप बोलेंगे सर लाल वाले का जो क्षेत्रफल है, यानी यहाँ पर ट्रायंगल हम ऐसा बोल रहे, ट्रायंगल रेड वाला
और यहाँ बराबर हो जाएगा ट्रायंगल ग्रीन वाला। ये दोनों का जो एरिया होगा ना ये हमारा बराबर होगा। और ऐसा क्यों होगा? ठीक है, तो ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यहाँ पर देखिए बड़े ध्यान से बात को, मान लीजिए कि आपका ये वाला साइड कितना है 10 है, ठीक है, और ये वाला साइड कितना है आपका 8 है। तो अगर आप इसके हाइट को ड्रॉ करोगे ना, ठीक है, अगर आप इसके इफ पी एन क्यू आर पॉइंट, ठीक है, अब जैसे मान लो यहाँ पर जब इसके साइड अलग हैं, इसके साइड अलग हैं, इसकी हाइट अलग है, इसकी हाइट अलग है, तो एरिया कैसे बराबर हो जाएगी? तो एरिया आपका ऐसे बराबर हो जाएगा, जैसे मैं आपको थोड़ा सा समझाऊं तो कैसे समझाएं हम आपको, कैसे समझाएं हम, आप ऐसे समझ लीजिए, ठीक है, आप ऐसे समझ लीजिए यहाँ पे, ऐसे समझ लीजिए जैसे मान लीजिए कि ये पैरेललोग्राम है, तो एक पैरेललोग्राम का एरिया दो तरीके से निकाला जाता है। अगर हम इसको बेस मानेंगे तो हमारा ये हाइट हो जाएगा, या अगर हम इसको बेस मानेंगे तो मेरे भाई ये हमारा हाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होता है कि इनके बेस और इनके हाइट का जो प्रोडक्ट होता है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि यहाँ पर इसका बेस और इसका हाइट का जो प्रोडक्ट होता है वो सेम होता है। तो ये जो ट्रायंगल्स है ना, ये ट्रायंगल का भी एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और इसका भी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ और हाफ कॉमन हो जाता है, और इसका बी एच इसके बी एच के बराबर, इसीलिए मेरे भाई इन दोनों का एरिया भी जो होता है वो बराबर हो जाता है। तो इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है? इसके ऊपर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है, समझिएगा मेरी बात को। इसके ऊपर आपको क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि देखो ये तुम्हारा एक पैरेललोग्राम है, ये पैरेललोग्राम का नाम तुम्हारा ABCD है, ठीक है, और यहाँ पर जैसे मानो P नाम का एक पॉइंट है, हमने क्या किया, ट्रायंगल APB बना दी, और यहाँ पर कह दिया कि ट्रायंगल APB का जो एरिया है, ठीक है, आप ऐसे कह लो कि इसका जो हाइट है ना, ठीक है, वो हाइट की वैल्यू हमारी कितनी है, मान लीजिए हाइट की वैल्यू हमारी 10 है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में ये दे दिया कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी और बी जो होगा वो मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और क्वेश्चन में हमसे क्या बोलेगा, क्वेश्चन में हमसे बोलेगा कि देखो क्यू नाम का यहाँ पर पॉइंट है, ठीक है, क्यू नाम का क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर पॉइंट है, इसका बेस जो है वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर है। तो बताओ अगर हम Q से इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाल दे x नाम का, तो हमारा Q से लेकर x तक का जो वैल्यू है वो हमारा कितना होगा, ठीक है वो हमारा कितना होगा। अब मैंने कहा ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आपको पता है और क्या पता है कि ट्रायंगल APB का जो एरिया होगा वो बराबर होगा CQ और B के, या फिर ऐसे कह सकते हो BQ और C के मेरे भाई। इसका एरिया किसके ऊपर डिपेंड होगा, तो देखो यहाँ पर APB का जो एरिया है वो हमारा कितना है, तो APB का एरिया हमारा 100 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो BQC का एरिया हमारा कितना होगा, तो BQC का एरिया हो जाएगा हमारा हाफ इंटू ये जो इसका बेस है वो कितना है, तो BC है, और इसकी जो हाइट है हमारी वो कितनी है, तो BX है, तो हाफ इंटू BC इंटू BX। फर्दर अगर हम यहाँ देखें तो बोलेंगे 100 बराबर हाफ इंटू ये जो BC का मान है, ये BC की वैल्यू कितनी है, तो 5 है यहाँ पर, और इंटू हमारा हो जाएगा BX। अगर हम 5 से काटे तो 20 बार में 20 का 2 गुना 40, यानी BX की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 40 आ जाएगी। 40 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बोलोगे सर इस 10 का क्या जरूरत था, तो इस 10 का कोई जरूरत नहीं था, फालतू का दिया गया था, आप इसको हटा सकते हैं, ठीक है। हमें लगा इसकी आवश्यकता पड़ेगी बट इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। तो बस आपको ये समझना है कि इस बेस पर जो बना ट्रायंगल है और इधर वाला बेस का जो बना ट्रायंगल है, दोनों का क्षेत्रफल हमारा क्या है, बराबर है। अगर हमारा क्षेत्रफल बराबर है तो इसका हाफ इंटू बेस इंटू हाइट इसके हाफ इंटू बेस इंटू हाइट के बराबर हो जाएगा। इसका बेस दिया है तो हाइट निकाल लो, हाइट दिया है तो बेस निकाल लो, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट बात यहाँ पर क्या करते हैं, नेक्स्ट बात जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात एक और है वो भी समझिए। इस पॉइंट पर आपसे क्या कहा गया, इस पॉइंट पर आपसे क्वेश्चन में कहा गया है, इस पॉइंट पर देखिए क्या बोला गया है, इन द फिगर गिवन बिलो P इज अ पॉइंट इन इंटीरियर ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD। ये जो आपको फोटो दिया गया है, P नाम का बिंदु कहीं बीच में गुम है, भटक रहा है, ठीक है। तो P इज अ पॉइंट इनसाइड द पैरेललोग्राम ABCD, ठीक है। अब इसमें क्या होगा मेरे भाई, तो आप लोगों को मैंने पढ़ाया था कि देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, दुनिया का कोई भी क्वाड्रिलेटरल होता है, ठीक है, उसके डायगोनल को जब आप ऐसे करोगे तो A1 इंटू A2 बराबर, देखो याद है A1 इंटू A3 बराबर A2 इंटू A4, ये क्वाड्रिलेटरल के अंदर प्रॉपर्टी पढ़ाया था। अब यहाँ पर डायगोनल इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, अब यहाँ पर कहानी क्या है,
P नाम का पॉइंट बीच में कहीं पर भटक रहा है। जैसे हो सकता है P यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, यहाँ पर भी हो, कहीं पर भी हो। तो हमने यहाँ पर कहा चलो बेटा तुम P यहाँ पर आ जाओ, ठीक है। तो उस केस में हमारा रिलेशन क्या निकलेगा? तो उस केस में रिलेशन मेरे भाई यहाँ पर ये होगा एरिया ऑफ APB एंड PCD। अगर बात करते हैं तो A, P और B यानी ये वाला एरिया, और P, C और D यानी ये वाला एरिया, ये दोनों एरिया को जोड़ेंगे तो वो हो जाएगा पैरेललोग्राम का आधा, ठीक है। फिर उसके बाद ये डबल एरो को या डबल टिक को जोड़ेंगे तो ये भी हो जाएगा पैरेललोग्राम का आधा। तो ऐसे समझ लो जैसे पैरेललोग्राम का टोटल एरिया 10 है तो इन दो को जोड़ने पे 5 आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे 5 आएगा। तो क्या हम ऐसा नहीं कह सकते कि इन दोनों का सम इन दोनों के सम के बराबर होगा? तो मेरे भाई वही बात है पॉइंट नंबर बी। पॉइंट नंबर ये कहता है कि इन दोनों का जो सम है वो पूरे का आधा है, और पॉइंट नंबर ये कहता है कि इन दोनों का सम इनके अपोजिट के सम के हमारा बराबर होगा। ऐसा क्यों होगा, क्या होगा मेरे भाई, इससे अभी ज़्यादा हमको डिटेल में नहीं जानना है। बस हमें इतना जानना है कि अगर कोई भी चतुर्भुज है और कोई भी पॉइंट, जैसे मानो कल के दिन ऐसा भी है यहाँ पर, ठीक है, ऐसा दिया गया, मानो एक P नाम का पॉइंट यहाँ दे दिया गया, ठीक, और उसके बाद इनको ज्वाइन कर दिया गया। बोला गया कि पूरे पैरेललोग्राम का एरिया यहाँ पर मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसमें यहाँ पर जो है ये 20 है। तो बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी? अब आप पता है क्या बोलोगे? आप यहाँ बोलोगे सर देखो पूरे पैरेललोग्राम का एरिया कितना, तो 100। हमें पता है इन दोनों को जोड़ने पे इसका आधा मिलना है, यानी इन दोनों को जोड़ने पे इसका आधा है, यानी कितना मिलना है? 50। और 50 में 20 अगर इसके पास है तो इसके पास कितना होगा? 30 होगा। सर ये करेक्ट आंसर होगा। समझ गए? यहाँ पे समझ गए? नहीं समझ गए? तो इन दोनों को जोड़ने पे हमेशा इसका क्या आना चाहिए? आधा आना चाहिए, ठीक है। सारे पैरेललोग्राम के गुण हैं। तो आज ये जरा एक सवाल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 1। आप देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या बोला है। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 1 में कहा गया है इन अ पैरेललोग्राम ABCD, A, B, C और D नाम का कोई एक पैरेललोग्राम है, और यहाँ पर आपका जो एंगल O, B और C है। तो OBC वाला कोण हमारा कितना है? तो OBC वाला कोण हमारा 48 है। तो हमसे यहाँ पर x का मान पूछा है कि ये भैया हमारे x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो हमने कहा यहाँ पर OBC की वैल्यू कितनी है? 48 है। हमसे किसका मान पूछा गया है? x का मान पूछा गया है। क्या इसके बारे में कहीं पर भी कोई और भी चर्चा है? तो आप बोलेंगे नहीं सर नहीं है। अभी एक छोटी सी बात आपको बताए थे, अगर आपको पता होगा तो, और नहीं भी पता होगा तो कोई बात नहीं, चलिए छोड़िए। ट्रायंगल पढ़े हैं आप? बोलेंगे हाँ सर। जब ट्रायंगल पढ़े हैं तो आपको पता है ना कि अगर ये हमारा एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में यहाँ पर अंदर के दोनों कोनों का जोड़ ये बाहर वाला होगा कि नहीं होगा? बताइए। तो बोलेंगे हाँ सर, ठीक है। यानी यहाँ पर हमें अगर ये x निकालना है तो हमें ये एंगल दिया है तो हमें इसे भी निकालना पड़ेगा, और तभी यहाँ पर 180 में से इन दोनों को घटाएंगे तो x की वैल्यू आएगी। अब ये वाला जो एंगल होगा ना, ये इन दोनों का जोड़ होगा, तो 50 और 48 कितना हो जाएगा? तो 98 हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है। अब हमें पता है कि इन तीनों को जोड़ने पे कितना आएगा? 180, यानी ये हमारा 30 है, दूसरा हमारा 98 है, तीसरा हमारा x है, और ये बराबर हो जाएगा कितने के? तो बराबर हो जाएगा 180 के मेरे भाई। ये हमारा 128 जमा x बराबर हो जाएगा किसके? 180 के, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 180 में से 28 घटा दीजिए, 52 हो जाएगा। करेक्ट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, डी फॉर डूबियस। बहुत शानदार। सुरेंद्र वर्मा जी देखिए गलती हो गई ना आपसे, 52 आंसर करना था, 42 कर दिया। फिर बाद में बोलेंगे सर पेपर अच्छा दिए तो थे, नंबर नहीं आया। काहे? 2 नंबर लाने थे, 2.5 नंबर गवा के चले गए आप। ऐसे करिएगा मालिक? आप बताइए, फर्जी तरीका अपनाइएगा आप? हैं? बताइए। देखिए बाकी बच्चे कितने सही तरीके से उत्तर दे रहे हैं। हो गया आपसे, ये लोग आ गए, आप रहिए पीछे, आ जाइए। देखो पैरेललोग्राम बहुत प्यारी चीज़ है, मैंने कहा ना बहुत प्यारी चीज़ है, पढ़ के तो देखो, ठीक है। इन अ पैरेललोग्राम PQRS। अब ये देखो, ये आपका क्या है? PQRS नाम का एक पैरेललोग्राम है, चतुर्भुज है मेरे भैया, ठीक है। एन एंगल P इज 4 टाइम दैट ऑफ एंगल Q। ये जो एंगल P है ये हमारा Q का 4 गुना है, यानी अगर ये x है तो इसका 4 गुना कितना है? तो 4x है, ठीक है। तो एंगल P जो है वो इसका क्या है मेरे भाई? तो 4 गुना है। उसके बाद कहा गया है एंगल P इज 4 टाइम दैट ऑफ एंगल Q, द मेजर ऑफ एंगल R इज। एंगल R का मान कितना होगा? अब बाबू एक बड़ी ध्यान से बात को समझना मेरे, आप पढ़ रहे हैं समचतुर्भुज, और समचतुर्भुज में 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। एक बात तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको मन लगा के पढ़ना है, और दूसरा बात भी आपको यही ध्यान रखना है कि आपको मन लगा के पढ़ना है। आपको क्या लगा, कुछ और बोलेंगे?
बिल्कुल भी नहीं, हमेशा एक ही बात बोलेंगे, मेहनत करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। अब जैसे मान लीजिए कि अगर ये समचतुर्भुज है, मान लीजिए कि एंगल ए को हम 100 मानते हैं, ठीक है, तो ये वाली रेखा इस वाली रेखा के पैरेलल है, और अगर ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो मेरे भाई इनके जो जोड़ होंगे वो कितने होंगे, 180 होंगे कि नहीं होंगे। यानी अगर ये हमारा 100 है तो ये वाला कोण हमारा कितना हो जाएगा, तो बोलोगे सर ये वाला कोण हमारा 80 डिग्री हो जाएगा। उसी तरीके से अगर आप मेरी बातों को समझेंगे तो ये दोनों हमारी रेखाएं क्या हैं, पैरेलल हैं। अब ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं तो ये हमारा 100 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा बताओ, तो ये वाला हमारा 80 हो जाएगा। समझ गया मेरी बातों को, ये अगर हमारा 100 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। ठीक, उसी तरीके से फिर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ये अगर हमारा 80 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो यहीं से एक बात सीखने को मिली, और क्या मिली कि एक समचतुर्भुज के जो अपोजिट कोण होते हैं बराबर होते हैं। अगर ये 100 है तो ये 100 आएगा, ये 80 है तो मेरे भाई 80 आएगा। यानी आप कह सकते हैं अपोजिट एंगल इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स इन अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। एक समचतुर्भुज के विपरीत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ पे। अब आ जाइए तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए आपको क्या बोला गया है। तो क्वेश्चन में आपसे बोला गया मेरे भाई यहाँ पर कि इन अ पैरेललोग्राम पी इज 4 टाइम, ठीक है, आपको आर की वैल्यू बतानी है। अब आपको पता है कि ये दोनों कोण हमारे बराबर हैं, यानी आर हमारा देखो अगर ये 4x है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा ना मेरे भाई। ठीक है, अब ये रेखा इसके समानांतर है, तो यहाँ पर इन दोनों का जो एंगल का जो सम आएगा, ये जो दोनों सम आएगा, ये सम हमारा कितना होगा, तो ये दोनों सम हमारे कितने हो जाएंगे, तो ये दोनों सम हमारे 180 के हो जाएंगे को इंटीरियर एंगल की वजह से। तो को इंटीरियर एंगल में 4x प्लस एक्स बराबर कितना, 180। तो 5x का मान कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पर काटोगे तो कितना हो जाएगा, 36। तो 36 हो जाएगा। क्या हमारा आंसर 36 होगा? क्या हमें ऑप्शन नंबर बी टिक करना है? बिल्कुल भी नहीं, ये गलत आंसर है। ठीक है, क्यों भाई साहब? हमें यहाँ पर जो वैल्यू बतानी है वो आर की बतानी है। अब आर की वैल्यू बतानी है तो आर की वैल्यू हमारी कितनी है, तो आर की वैल्यू हमारी 4x है। यानी अगर हम बात करें तो 36 का 4 गुना 36 का 4 गुना 144 होता है। 36 का 2 गुना 72 और 72 का 2 गुना 144 होता है। अनुराग कहते हैं सर समांतर चतुर्भुज में दोनों एंगल का योग 180 होता है ना, तो 90 में से 42 या 48 घटाने पे। खतरनाक आदमी अनुराग जी आप एकदम हैं, इतने खतरनाक आदमी हैं कि पूछिए मत। ठीक है, इतने खतरनाक है कि पूछिए मत। आप यार एक बात बताइए, समांतर चतुर्भुज के दो कोनों को जोड़ने पे 180 आता है। ठीक है, हम आपकी बात समझ गए। ठीक, अब आप यहाँ पर जो ये एंगल है 50 हमारा ये है, 48 हमारा ये है, तो आप क्या कर रहे हैं पता है, आप इसको छोड़ दे रहे हैं और इसको बिना काउंट किए आप माइनस कर रहे हैं। मेरे भाई या तो ऐसे होगा ना कि ये पूरा और ये पूरा जो है यहाँ पर इन दोनों को जोड़ोगे तो 180 आएगा, या फिर दोस्त अनुराग जी ऐसे होगा कि ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल को जोड़ने पे 180 आएगा। तो उल्टा सीधा काम नहीं करना है और उल्टे सीधे कंसेप्ट नहीं रखना है। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या बोला है। अब एग्जाम्पल नंबर 3 को देखिए क्या कहा गया है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 में हमसे बोला गया है द डायगोनल AC एंड BD ऑफ ए पैरेललोग्राम ABCD कट ईच अदर एट पॉइंट O। पहला डायगोनल AC है, दूसरा BD है, और ये कहाँ पर काटते हैं, तो O पर काटते हैं। ठीक है, उसके बाद हमसे कहा गया एंगल DAC का मान 30 डिग्री हो, एंगल DA और C का मान हमारा कितना हो, तो 30 डिग्री हो। उसके बाद हमसे क्या बोला गया, एंगल AOB का मान 80 डिग्री हो, एंगल AO और B का मान हमारा कितना हो, तो 80 डिग्री हो। हमसे एंगल DBC पूछा गया है कि एंगल DB और C यानी ये वाला कोण कितना होगा। ठीक है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत टफ नहीं है। आप देखो तो ये 30 दिया है और ये 80 दिया है और हमसे ये कोण पूछा है।
हम आपसे क्या बोलें, सबसे पहली बात आप समझिएगा, इतना आसान क्वेश्चन है कि पूछिए मत। ये वाली रेखा इसके समानांतर है, तो किस दिन के लिए आप लाइंस एंड एंगल्स पढ़े थे? आज ही के दिन की, ताकि आज आंसर दे पाएं। तो ऑल्टरनेट एंगल पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बताइए। ये वाली लाइन है और ये वाला इसका ट्रांसवर्सल है यानी तिर्यक रेखा है, और ये दूसरी लाइन है। तो अगर ये दोनों रेखा समानांतर है और ये इसकी तिर्यक रेखा है, तो यहाँ पर अतिरिक्त कोणों के कारण अगर ये 30 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हमारा बराबर हो जाएगा। उसके बाद आप एक और चीज़ पढ़े होंगे कि एक सीधी रेखा पर हमेशा कितने का कोण बनती है, ठीक है। या वो सीधी रेखा को छोड़िए, आप यहाँ पर इस वाले ट्रायंगल को देख लीजिए। ये वाला ट्रायंगल हमारा, जब आप इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे तो ये ट्रायंगल में ये जो है क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। कितना है मेरे भाई, तो एक्सटीरियर एंगल है, बाह्य कोण है। तो अंदर वाले दोनों कोणों का जोड़, यानी इन दोनों कोणों का जोड़ बाहर वाले के बराबर होगा। तो आप मुझे खुद बताइए कि हम 30 में कितना जोड़ दे कि 80 आएगा, तो बोलेंगे 30 में 50 जोड़ेंगे सर, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बैशफुल इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? आ जाइए, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला गया है? एग्जाम्पल नंबर 4 में हमसे कहा गया है, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 4 में कहा गया है कि इन अ पैरेललोग्राम ABCD, अगर आप देखेंगे तो एक पैरेललोग्राम हमारा ABCD है, ठीक है, जिसके डायगोनल जो है एक दूसरे को पॉइंट O पर काटते हैं। कहाँ पर काटते हैं, तो पॉइंट O पर काटते हैं। इफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB, एरिया ऑफ ट्रायंगल OAB यानी इसका एरिया हमारा कितना है, तो यहाँ पर 8 है। देन फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABCD, तो यहाँ पर A, B और C का यहाँ पर पूछा गया है। A, B, C और D का यहाँ पर हमसे पूछा गया है क्षेत्रफल बताइए। समानांतर चतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD को एक दूसरे पर बिंदु O पर प्रतिच्छेदित करते हैं। यदि हमारा OAB का जो क्षेत्रफल है वो 8 है, तो समानांतर चतुर्भुज का उत्तर कितना होगा? बताइए यहाँ पर इसका आंसर कितना आएगा, इस सवाल का कितना आएगा? ठीक है सर, एरो कंसेप्ट से कर सकते हैं, देख लो एरो कंसेप्ट लग जाए तो। मैंने देखा नहीं, ध्यान नहीं दिया। तुषार कह रहे हैं सर 32 होगा, प्रियंका कह रही हैं 16 होगा, लल्लन कह रहे हैं बेलिजरेंट होगा, बहुत शानदार बी। अंकित जी आपका कमेंट दिख रहा है भाई, 32 आंसर होगा, बहुत अच्छे, 32 32 32। डी कोई नहीं कह रहा, बताओ 32 कैसे आ सकता है भाई? सारे के सारे ये बता रहे हो। चलो मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ, सोच के बताओ मुझे, सोच के बताओ, देखते हैं कोई तो सही बोलेगा। एग्जाम्पल है तो इसके आंसर आपको शीट में मिलेंगे, है नहीं? ठीक है, सोच के बताओ ढंग से, तब से आंसर जो दे रहे हो क्या सही दे रहे हो, सोचना जरा इस बात पे। कोई कह रहा है डी, कोई कह रहा है ए, कोई कह रहा है बी, और थोड़ा मेरे भाई कह लो। अच्छा चलो यार, एक बात बताओ, मैंने क्या कहीं पर ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ाई है आपको कि जो इसके डायगोनल होते हैं वो बराबर एरिया में बांटते हैं? तब से सारे के सारे जो है यहाँ पर कमेंट में लगे पड़े हैं, लगे पड़े हैं। एक ने ए कहा तो दूसरा भी ये कह रहा है, तीसरा भी ये कह रहा है, चौथा भी। क्या आपने कहाँ पर, दुनिया के किस पन्ने में, किस किताब में ऐसा पढ़ा है कि एक पैरेललोग्राम, जैसे मानो यहाँ पर ये पैरेललोग्राम बहुत लंबा पैरेललोग्राम है, इसको हमने यहाँ पर डिवाइड कर दिया, ठीक है, तो क्या लग रहा है आपको कि ये जो एरिया है ये चारों के चारों बराबर होंगे? हाँ, एरिया के एरिया चारों बराबर होंगे। ये कोई ट्रायंगल है और ट्रायंगल का अंदर यहाँ पर ये दे रखा है आपको
कि हाँ भैया ये हमारा एक ट्रायंगल है और ट्रायंगल की जैसे एक मीडियन दोनों को बराबर बराबर भागों में बांट देती है, उसी तरीके से यहाँ पर ये भी 4 बराबर क्षेत्रफल में बढ़ जाएगा। बताइए। और सोचिए थोड़ा सा, आप लोग, जरूरी है आप लोग थोड़ा सा और सोचिए, ढंग से सोचिए। ठीक, अच्छे तरीके से थोड़ा सा सोच लीजिए। थोड़ा और विचार करिए। सर मैं मिलता हूँ बाद में क्लास के बाद, ठीक है। हाँ मतलब क्लास के बाद बात कर लेते हैं। और हाँ जी, आप लोग का आंसर आ गया, बताइए। आंसर आ गया आप लोगों का? चलिए बताइए जल्दी से। इन पैरेललोग्राम ABCD डायगोनल AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O, AOB का मान 18 है। तो हमसे यहाँ पर पूरे पैरेललोग्राम का एरिया पूछा गया। एक मेरे भाई यहाँ पर कहते हैं 16। ठीक है, देखो 16 बोला, ये सब फर्जी आंसर मत दो, ठीक है। सबसे पहली बात मैं जान चाह रहा था कि आप यहाँ पर थोड़ा सा कंफ्यूज हो ऑप्शन नंबर ए में और ऑप्शन नंबर डी में, कि कैन नॉट बी डिटरमाइन होगा, नहीं होगा, क्या होगा। पहली बात मेरे भाई, आप जब भी कोई सिमेट्रिक फिगर पढ़ते हैं, मेरी शब्दों को बड़े ध्यान से सुनिएगा, जब भी आप कोई सिमेट्रिक फिगर पढ़ते हैं तो उस आधार पर मान लीजिए कि आपका जब सवाल आता है तो आप उसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको ये कह के चल रहा हूँ कि यार मेरे को कुछ भी डेटा दिया है नहीं दिया है, मैं बाद की बात करता हूँ। आप इस पैरेललोग्राम को एक पल के लिए क्या बना लीजिए, इस पैरेललोग्राम को एक पल के लिए आप अपने मन में ये कह लीजिए कि ये क्या है, तो स्क्वायर है। ये मेरे भाई क्या है, तो स्क्वायर है। आप इस पल को एक तरीके से ऐसे लेके चलिए कि ये हमारा क्या है, स्क्वायर है। क्या एक स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं है? तो बोलिए हाँ है सर। ठीक है, अब उसके यहाँ पर ये दोनों के दोनों डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। ये दोनों के दोनों डायगोनल क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं। तो स्क्वायर में क्या ये चारों के चारों पार्ट बराबर होते हैं, नहीं होते हैं? तो बोलोगे हाँ सर होते हैं। तो जब स्क्वायर में होते हैं तो पैरेललोग्राम में क्यों नहीं होगा? इसी स्क्वायर को अगर हम थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दे तो ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। यानी अगर एक पार्ट का 8 है तो हमारे चारों पार्ट के कितने हो जाएंगे, 32 हो जाएंगे।
ऐसे क्वेश्चन आपके सीडीएस में और भी परीक्षाओं में ज़्यादा आता है। तो मैं हमेशा ऐसे सवालों में आपको एक ही बात बोलता हूँ कि देखो, मेरा अप्रोच ये बस ध्यान रखना कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई प्रॉपर्टी किसी ट्रायंगल के लिए सेटिस्फाई करती है और अगर वो सिमेट्रिक फिगर है तो हम कोशिश करते हैं कि वो इक्विलैटरल ट्रायंगल पर भी सेटिस्फाई करे। जैसे मान लीजिए हेरोन्स फॉर्मूला है, वो अगर मान लीजिए कि एक तरीके से ट्रायंगल पर सेटिस्फाई करता है तो वहीं हेरोन्स फॉर्मूला आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल पर भी सेटिस्फाई करे। उसी तरीके से अगर यहाँ कहा गया था कि एक हमारा पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल को इंटरसेक्ट करने में एक टुकड़े की वैल्यू दे दी, तो बताओ टोटल कितना होगा? टोटल 4 गुना होगा। क्योंकि अगर मान लीजिए यहाँ पर कैन नॉट बी डिटरमाइन का ऑप्शन हम दे देते हैं तो कल के दिन यार इस पैरेललोग्राम को बोल दिया जाए कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम, बाद में पता चले वो एक स्क्वायर था और यहाँ बोल दिया गया कि इसकी वैल्यू 8 है, बताओ टोटल की वैल्यू, तो आप आंसर इस केस में बोलोगे कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो जब यहाँ नहीं कह सकते तो आप यहाँ कैसे कह सकते हैं? और जो प्रॉपर्टी एक पैरेललोग्राम को सेटिस्फाई नहीं कर सकती वो स्क्वायर को कहाँ से करेगी? कर ही नहीं पाएगी मेरे भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जांपल नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं और एग्जांपल नंबर 5 को देखते हैं। ABCD हमारा एक पैरेललोग्राम है, तो हमने यहाँ पर क्या किया? पैरेललोग्राम बना दिया। ये हमने ABCD को यहाँ पैरेललोग्राम बना दिया। ठीक है, उसके बाद हमसे AB का मान कितना पूछा है? तो 14 पूछा है। BC का मान कितना पूछा है? तो 18 पूछा है। AC का मान हमारा कितना पूछा है? तो 16 पूछा है। हमसे यहाँ पर दूसरे डायगोनल की वैल्यू पूछी गई है। ABCD इज अ पैरेललोग्राम, AB की वैल्यू दे दिया, BC का वैल्यू दे दिया। ठीक है, AC का वैल्यू दिया गया है यहाँ पर, एक सेकेंड, यहाँ पर AC की वैल्यू हमें दी गई है और AC का मान कितना दिया गया है? 16। हमसे बोला गया है दूसरा डायगोनल बताओ। मैंने पिछले क्लास में जब मैं एंड कर रहा था तभी मैंने आपको एक बात बताया था और मैंने ये कहा था कि पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का जो स्क्वायर होता है बराबर होता है 2 गुना किसके? तो दोनों यहाँ पर साइडों के स्क्वायर के सम के, यानी AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर के। बताया था मैंने आपको कि एक तरफ आप दोनों डायगोनल के स्क्वायर का सम कर लो आप यहाँ पे, और दूसरी तरफ मेरे भाई यहाँ दोनों साइडों का स्क्वायर का सम कर लो और उसका क्या कर देना? 2 गुना। तो पहला जो डायगोनल दिया गया है वो कितना दिया गया? 16। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 256। दूसरा डायगोनल हमें पता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद यहाँ बात करते हैं तो AB की वैल्यू 14 है, तो 14 का कितना हो जाएगा? 196 हो जाएगा। और BC की वैल्यू 18 है, तो 18 का कितना हो जाएगा? 324 हो जाएगा। अगर हम फर्दर बात करें तो हम बोलेंगे 256 प्लस यहाँ D2 का होल स्क्वायर बराबर होगा किसके? तो बोलेंगे सर देखो इनका सम करो यहाँ पर, तो ये 196 में अगर आप इसे 4 दे दोगे तो 200 बना देगा। 200 और 320, 520, 520 का 2 गुना कितना हो जाएगा? 1040 हो जाएगा। फर्दर अगर हम यहाँ देखेंगे तो D2 का जो हमारा स्क्वायर आएगा 1040 में से आप 256 को घटा दो, 840। ठीक है, 784 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई मेरे? तो 784। यानी यहाँ पर D2 की जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी आएगी? तो 25 का स्क्वायर 625 हो गया। ठीक है, ये हमारा कितना हो जाएगा? 8 अठाई 64, 9 9 81, 8 और जी हाँ बिल्कुल 28 आपका आ जाएगा लगभग। 784 कितना हो गया? 729। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 28 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? सही है ना भाई? चलिए, तो कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो हमने यही प्रॉपर्टी पढ़ा है कि D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 गुना दोनों साइड के स्क्वायर के सम के। तो डायगोनल 1 हमारा 256 हो गया, डायगोनल 2 हमने ऐसे रहने दिया। ठीक है, 14 का स्क्वायर 196, 18 का स्क्वायर 324, कुल मिलाकर 1040 हो गया। 1040 से 256 घटा दिया हमने, तो हमारा 784 आ गया। और 784 हमारा किसका स्क्वायर है? तो 28 का स्क्वायर है। यानी हमारी वैल्यू कितनी आ गई? 28 की आ गई। आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में हमसे क्या बोला है? कहा गया इन पैरेललोग्राम ABCD, वापस से देखो यहाँ पर सेम कहानी रिपीट हुई है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर आपको दे देना है। ठीक है, यहाँ पर ABCD नाम का एक यहाँ पर क्या है? समांतर चतुर्भुज ABCD में AC की भुजा, जो ये हमारी AC है वो हमारा AC कितना है? तो 14 है। BD का जो हमारा मान है, ये हमारा BD कितना है? तो BD हमारा 8 है। ठीक है, उसके बाद हमारा AB का वैल्यू कितना है? तो AB का वैल्यू 9 है। और हमसे यहाँ पर AD का मान पूछा है। मैंने कहा कोई फर्क पड़ता है क्या? बताओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यहाँ पर इस AD को कितना बना लो? तो इस AD को x बना लो। तो आप यहाँ पर ये बोलोगे सर देखो डायगोनल 1 हमारा 14 है, तो 14 का स्क्वायर
डायगोनल 2 हमारा 8 है तो 8 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा किसके, तो बराबर हो जाएगा हमारा 2 गुना इंटू दोनों साइडों का स्क्वायर के सम के, यानी 9 का स्क्वायर प्लस यहाँ पर x का स्क्वायर के। ठीक है, 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 196 हो जाएगा। 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 बराबर हो जाएगा 2 गुना इंटू 9 का स्क्वायर प्लस x के स्क्वायर के। ठीक है, अगर हम वैल्यू फर्दर बोले तो ये देखो यहाँ पर जोड़ोगे तो ये कितना हो जाएगा आपका टोटल, आप इसे जोड़ोगे तो 260, 260 को जब 2 से काटोगे तो 130, और 130 बराबर हो जाएगा 81 प्लस एक्स का स्क्वायर। तो फर्दर मेरे भाई यहाँ पर एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 49, तो एक्स की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी 7 आ जाएगी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए फॉर आ भी जाओ। ठीक है, तो ये आसान सवाल है सारे के सारे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 2 डायगोनल में कोई एक डायगोनल दे दिया गया है, या ऐसे समझ लीजिए दोनों डायगोनल दे दिए गए हैं, साइड दे दिए गए हैं, और उसके आधार पर आपको क्या करना है, आंसर बताना है। अब आज ये एग्जाम्पल नंबर 7, ये भी पेपर में काफ़ी बार पूछा जा चुका है और मॉक टेस्ट में भी आपको काफ़ी देखने को मिलने वाला है। तो समझिएगा, ABCD हमारा क्या है, एक पैरेललोग्राम है। हमारा BO और CO जो है मेरे भाई एंगल बाइसेक्टर है। ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है एंगल B का, और ये हमारा एंगल बाइसेक्टर है एंगल C का। ठीक है, तो बोला गया है यहाँ पर कि BO तथा CO क्रमशः कोण B और कोण C के समद्विभाजक हैं। यदि हमारा जो पूरा का पूरा एंगल B है 78, तो एंगल BOC का मान कितना होगा, वो 78 से आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताया कि अगर कोई पैरेललोग्राम है और उसके अगर मान लो कि ये दोनों एडजेसेंट कोण के बाइसेक्टर आप मिलाते हैं, तो बीच वाला कोण हमेशा कितना रहेगा 90, यानी BOC का मान यहाँ आ जाएगा 90 डिग्री। BOC का मान हमारा कितना आ जाएगा 90 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर C फॉर कल्मिनेशन इज द करेक्ट आंसर। कल्मिनेशन बहुत शानदार बुक है भाई। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखें, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 8 में क्या बोला गया वो देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया यहाँ पे, एक सेकंड रुक जाइए, रुद्र सर इधर आइए। ठीक है, आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 8 में कहा गया है कि समांतर चतुर्भुज PQRS में जो हमारा PQ है उसकी वैल्यू कितनी है 12 है। ठीक है, और बोला गया यहाँ पर PQ तथा RS के बीच की दूरी, अगर हम बात करते हैं PQ और RS के बीच की दूरी हमारी 8 है, तो यहाँ पर क्षेत्रफल कितना होगा, ये भी कोई सवाल है बताइए। आपको बहुत अच्छे तरीके से हमने बता रखा है, और वो हमने क्या बताया है कि जो आपका एरिया होता है मेरे भाई बेस इंटू हाइट होता है, तो 12 इंटू 8 कितना हो जाएगा 96। ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए, तो ये फॉर क्या हो जाएगा, एक्यूमेन हो जाएगा। अब उसके बाद आता है पैरेललोग्राम के बाद आपका दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो हो जाता है मेरे भाई रोम्बस। रोम्बस की अपनी कहानी है, अपनी स्टोरी है, बहुत ही प्यारा बंदा है ये। ठीक है, इसको जितना प्यार करोगे उतना ही ये जो है आपको साथ देगा, उतना ही आपको ये समझ में आएगा। ठीक है, और जितना आप इसको नेग्लेक्ट करके चलोगे उतना ही आपको धोखा देगा, हम बता रहे हैं। आज के समय में अगर हम बात करते हैं रोम्बस से, तो रोम्बस से ज़्यादा हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं बनते हैं। ठीक है, रोम्बस से बहुत लो लेवल के क्वेश्चंस ही रहते हैं जनरली अगर हम बात करें तो, और वो होता क्या है वो समझिए। ठीक है, रोम्बस में 2 प्रकार के ही क्वेश्चन बनते हैं, या तो साइड निकालो, नहीं तो डायगोनल निकालो, और नहीं तो एरिया निकालो, बस। तो अब रोम्बस है क्या, सबसे पहले तो जानो। तो रोम्बस मेरे भाई क्या है, तो रोम्बस एक ऐसी समानांतर चतुर्भुज है जिसके चारों भुजाएं इक्वल होते हैं। अब पैरेललोग्राम इन व्हिच ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रोम्बस। एक ऐसा चतुर्भुज यहाँ पे जिसके चारों भुजाएं हमारे क्या हैं, तो चारों के चारों भुजाएं हमारे बराबर, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रोम्बस बोलेंगे। ठीक, अब यहाँ पर समझते हैं रोम्बस में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मेरे भाई। ठीक है, तो रोम्बस की अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो वो देखिए, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यार, जिनको आप कह लो प्रॉपर्टी भी, आपको हर एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। ठीक, यहाँ पे
अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। रोम्बस क्या आया, कैसे आया, तो वो समझो। रोम्बस जो आपको यहाँ दिख रहा है ना, ये रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम ही है। बस एक ऐसा रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिनके सारे के सारे साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जैसे पैरेललोग्राम आप पढ़ते हैं तो ये एक पैरेललोग्राम ये भी है, मतलब ये दोनों भुजा आपस में बराबर नहीं है। लेकिन अगर ये चारों साइड आपस में बराबर हो जाएं तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम रोम्बस बोलेंगे। रोम्बस स्क्वायर हो भी सकता है, लेकिन स्क्वायर रोम्बस हो ये स्क्वायर सारे के सारे जितने भी स्क्वायर होते हैं वो रोम्बस होते हैं, लेकिन सारे रोम्बस स्क्वायर हैं ये ज़रूरी नहीं है। ठीक है, तो रोम्बस हमारा क्या है, तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम है जिनकी ये चारों की चारों भुजाएं क्या हो गई मेरे भाई, बराबर। अब अगर आप सोचो कि चारों भुजाएं बराबर हैं तो क्या इनके डायगोनल जो है वो बराबर होंगे, नहीं होंगे, क्या होंगे, वो समझते हैं। तो पहली बात, अपोजिट साइड आर पैरेलल एंड इक्वल। अब अगर मान लीजिए कि सारे के सारे साइड हमारे बराबर हैं तो सारे के सारे अपोजिट एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी यहाँ पर देख लीजिए, तो ये अगर 10 है तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और खैर ये तो आपने पढ़ा ही है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है। तीसरा, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल बट दे आर नॉट नेसेसरली इक्वल। डायगोनल हमारे इक्वल तब होते हैं जब ये हमारे एक तरीके से मैं आपको सारी बातें समझाता हूँ कि डायगोनल इक्वल कब होंगे और किस में आपके डायगोनल इक्वल नहीं होंगे। जैसे बच्चे का सवाल रहता है कि सर ये हमारा रोम्बस है, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारा रोम्बस है, हाँ समचतुर्भुज है, और ये समचतुर्भुज में ये जो हमारे विकर्ण हैं ये हमारे बराबर कब होंगे। तो देखो, जब इस रोम्बस को आप आगे चल के स्क्वायर में बदलोगे ना, कहने का मतलब यहाँ पर है कि अगर आपके चारों एंगल बराबर हो जाते हैं तो उस केस में इसके जो डायगोनल होते हैं वो भी बराबर हो जाते हैं। लेकिन अगर आपके चारों एंगल बराबर नहीं होंगे तो आपका डायगोनल बराबर नहीं होगा। डायगोनल बराबर एंगल की वजह से है। आप स्क्वायर को देखिए, स्क्वायर के चारों एंगल बराबर हैं तो बोलोगे हाँ सर, इसीलिए उसके डायगोनल भी बराबर हैं। आप रेक्टेंगल को देखिए, रेक्टेंगल के चारों एंगल बराबर हैं तो हाँ सर, इसीलिए उसके डायगोनल भी बराबर हैं। तो कॉपी में नोट बनाकर लिख सकते हैं कि अगर डायगोनल बराबर होते हैं तो अगर एंगल बराबर होता है तो हमारे डायगोनल भी जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए, आपके ये जो दोनों एंगल हैं ये बराबर नहीं है। जैसे ये 100 है तो ये 80 है, ठीक, तो इसीलिए इसका डायगोनल cos थीटा के कारण कुछ और आएगा और इसका डायगोनल cos थीटा के कारण कुछ और आएगा। लेकिन इसमें कंडीशन हो जाता है कि अगर चारों एंगल बराबर हों तो इसीलिए यहाँ पर डायगोनल जो है वो इक्वल हो जाएंगे, लेकिन अगर एंगल बराबर ना हो तो इक्वल नहीं होंगे। अब उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है वो मेरे भाई क्या आता है, तो वो मेरे भाई ये आता है कि जैसे आप मान लीजिए आपने डायगोनल बनाया, अब डायगोनल बनाया तो यहाँ जो डायगोनल के बीच का जो कोण होता है ना वो हमारा 90 डिग्री का होता है, और साथ में ये जो डायगोनल होते हैं ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब ये आधा पार्ट इस आधे पार्ट के बराबर और इन दोनों के आधे आधे पार्ट आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसी के ऊपर तो सवाल बनता है, उसी की तो वैल्यू होती है मेरे भाई यहाँ पर। ठीक है, समझ गए मेरी बात को। चलिए नेक्स्ट, यहाँ पर बोला गया है किसी भी दो एंगल को जोड़ने पे 180 आता है। ये प्रॉपर्टी तो आपको पता ही है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आगे हमसे क्या बोला गया है, समचतुर्भुज की भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाने पर बनी आकृति क्या होती है, तो आयत होती है। यानी यहाँ पर एक तरीके से समझिए, तो जैसे आप एक तरीके से ये जो रोम्बस है, अगर आप यहाँ पर रोम्बस के इसका मिड पॉइंट हमारा ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा, इसका मिड पॉइंट ये रहा और इसके मिड पॉइंट, जब आप इसके मध्य बिंदुओं को जोड़ेंगे तो इसके मिड पॉइंट को जोड़ने पे जो बना आकृति होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे हम रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेक्टेंगल बोलते हैं। इसीलिए हमारा पी क्यू आर और एस हमारा मेरे भाई क्या है, तो रेक्टेंगल है। यानी एक रोम्बस के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो रेक्टेंगल आएगा। तो कमेंट बॉक्स में मुझे ये बताओ कि अगर रेक्टेंगल के मिड पॉइंट को जोड़ोगे तो क्या आएगा। दोबारा से, समचतुर्भुज को जोड़ोगे तो आयत आएगा, अगर आयत के मध्य बिंदुओं को जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दो। ठीक है, कोई भी स्टूडेंट है मेरे भाई, किसी का भी अगर किताब आया है, नहीं आया है, जो भी आया है, तो मेरे भाई इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा। ये कोई जगह नहीं है जहाँ पर आप अपनी समस्या बोले। यहाँ पढ़ाई करने आए हैं, आप यहाँ पढ़ाई करिए, इंक्वायरी नंबर पर बात कर लीजिएगा, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। अब बात करते हैं सबसे पहले रोम्बस को लेकर कि एरिया ऑफ रोम्बस यानी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो पैरेललोग्राम का आप एरिया कैसे निकालते थे, तो पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए बेस को आप हाइट के साथ गुना करते थे। ठीक है, बेस को क्या करते थे, हाइट के साथ गुना करते थे।
अब यहाँ पर आपको इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो आप बोलेंगे सर ए बी सी डी हमारा क्या है, एक रोम्बस है, ये इसका पहला डायगोनल है, ये इसका दूसरा डायगोनल है, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसके एरिया को लेकर सर कि इसका एरिया कितना होगा, तो एरिया हम क्या बोलेंगे, तो एरिया बोलेंगे हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी हम कह सकते हैं हाफ d1 d2। बहुत शानदार तरीका। साइड से संबंध निकालने से बेहतर है कि यहाँ पर सीधा एरिया जो है आप डायगोनल 1 इंटू डायगोनल 2 कर दो। समझ गए यहाँ पे या नहीं समझे, बताइए जल्दी से। तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस, ठीक। उस केस में अगर हमें एरिया निकालना होगा तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर सीधा बोलेंगे हाफ इंटू d1 इंटू d2, बस बात खत्म। साइड वाइड का कोई रिलेशन नहीं होता है, ना हमें उतना ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरा यहाँ पर जो रिलेशन आता है ये सभी को यूज़ करके, हालांकि मुझे इसकी नहीं लगता कि ज़रूरत है आप लोगों को। दूसरा रिलेशन जो आप याद कर सकते हैं मेरे भाई, वो आप यहाँ पर ये याद कर सकते हैं। और ये मेरे भाई क्या है, तो d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा हमारे 4a स्क्वायर के। यानी देखो क्या है, तो देखो अल्टीमेट में ये क्या है, ये एक ट्रायंगल है। हम आपको थोड़ा सा आसान भाषा में समझाएं तो रोम्बस जो होता है ना, तो वो 90-90 के कोण पे बांटता है। अब जैसे रोम्बस की कहानी कैसे हो गई, तो ये जैसे मान लीजिए कि आपका ये रोम्बस हो गया। अब रोम्बस हो गया तो मान लो कि ये डायगोनल आपका पूरा 6 सेंटीमीटर का है और ये डायगोनल आपका 8 सेंटीमीटर का है। तो अगर ये 6 सेंटीमीटर का है तो ये हमारा 3 और 3 हो गया, और अगर ये 8 का है तो ये हमारा 4 और 4 हो गया, ठीक है। बीच में कोण कितने का बनता है, 90 का बनता है। अगर बीच में हमारा कोण 90 का बनता है तो हम क्या बोलेंगे, सर ये 3 है और 4 है तो ये 5 हो जाएगा, ये 3 है 4 है तो 5 हो जाएगा, 3 है 4 है तो 5 हो जाएगा, 3 4 है तो 5 हो जाएगा। तो इससे हमारी पहली प्रॉपर्टी हो गई कि चारों के चारों साइड हमारे बराबर हो गए। अब दूसरी बात करते हैं एरिया को लेकर, ठीक है। तो एरिया हमारा कैसे आता है, तो आप यहाँ पर गौर से देखिए। एरिया अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ इस वाले ट्रायंगल की, यानी एक पार्ट की, तो एक पार्ट की अगर हम एरिया की बात करें तो एक पार्ट का एरिया कैसे होगा, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी हाफ इंटू 3 इंटू 4। जिसके बारे में अगर हम बात करें तो हम 3 इंटू 2 यानी एक का एरिया 6। अगर इसका एरिया 6 है तो इसका भी एरिया 6, तो इसका भी एरिया 6 और इसका भी एरिया 6, यानी 6 6 12 6 18 6 24, यानी टोटल एरिया हमारा कितना हो जाएगा, तो टोटल एरिया हमारा यहाँ पर कितना हो जाएगा दोस्त, टोटल एरिया 24 हो जाएगा। इससे एक और बात आपने देखा, आपने यहाँ पर अच्छे से देख लिया होगा आपकी, जैसे जो डायगोनल होते हैं वो पूरे के पूरे क्षेत्रफल को 4 बराबर भागों में बांट देते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, 4 बराबर भागों में बांट देते हैं। यानी अगर हमें पूरे रोम्बस का एरिया निकालना है तो किसी एक भाग का एरिया निकालकर हम उसका 4 गुना कर देंगे, पूरे रोम्बस का एरिया आ जाएगा। हम ऐसा भी कर सकते हैं, कोई भी एक टुकड़ा का एरिया निकालेंगे, उसका 4 गुना कर देंगे तो पूरा का पूरा यहाँ समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरी जो प्रॉपर्टी जो हमने आपसे कही थी, ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर की है वो क्या की है वो समझिए। हाँ जी, हाँ। अब दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखिए, तो दूसरा पॉइंट मैंने आपसे ये कहा कि अगर जैसे मानो ये हमारा टोटल एरिया कितना हो गया, टोटल एरिया 24 हो गया, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर कि हाँ, दूसरा प्रॉपर्टी हमें जो करना था वो ये करना था कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का जो स्क्वायर है, ठीक है, यानी पहले डायगोनल का स्क्वायर प्लस दूसरे डायगोनल का जो स्क्वायर है वो मेरे भाई बराबर हो जाएगा किसके, 4 गुना साइड के स्क्वायर के। यही वाली प्रॉपर्टी थी आपकी दूसरी, d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 गुना आपके साइड के स्क्वायर के। तो अगर हम बात करते हैं d1, तो d1 की वैल्यू हमारी कितनी है, तो बोलोगे सर d1 का स्क्वायर 6 है, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर। प्लस d2 की बात करते हैं, ये जो हमारा d2 है, ये d2 हमारा कितना है, तो ये हमारा d2 जो है वो 8 का स्क्वायर है। तो आपको भी पता है 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ बात करता हूँ 4 इंटू साइड का स्क्वायर, यानी a की वैल्यू, तो ये हमारा a कितना है, तो 5 है, 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 4 कितना आ जाएगा, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने आपको यही कहा, बड़े ध्यान से समझिएगा मेरी बात को लेकर, ठीक है, कि d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर, d1 का स्क्वायर प्लस d2 का स्क्वायर बराबर हो जाएगा साइड के 4 गुना के स्क्वायर के,
ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। बहुत बार रिलेशन होता है, जैसे ऐसे क्या रहता है, साइड आपको दे देगा, एक डायगोनल आपको दे देगा, दूसरा डायगोनल आपको निकालना होगा। तो उस केस में अगर आपको ये प्रॉपर्टी याद रहेगी तभी आप यहाँ निकाल पाएंगे। तो आज ये प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन देखते हैं जिसको मैंने एग्जाम्पल के फॉर्म में दे रखा है। सवाल को पढ़िए क्या बोला गया है। एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है सर, वी लव यू भाई। ए बी सी डी इज अ रोम्बस विथ डायगोनल ए सी एंड बी डी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। कहने का मतलब यहाँ पर क्या है, ये हमारा ए बी सी डी एक रोम्बस है, ठीक, जिसमें हमारे यहाँ पर क्या है, तो ए बी सी डी इज अ रोम्बस विथ डायगोनल ए सी एंड बी डी, विथ डायगोनल ए सी एंड बी डी। ठीक है, तो बोला गया यहाँ पर इसमें से कौन सा सही है। आप लोग एक बार बताओ कौन सा सही है, बताओ जल्दी से। आंसर बताइए इसका आप लोग। चलिए आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में एक बार आप लोग। चलिए बहुत शानदार, सभी बच्चे सी 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 बता रहे हैं। ठीक है, तो पहली बात यहाँ पर देखो, तो ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर बट नॉट नेसेसरली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जैसे हम बात करते हैं ए सी और बी डी का, तो ए सी और बी डी, पहला पॉइंट यहाँ पर ये कह रहा है कि देखो ए सी और बी डी जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, यानी ये हमारा ए सी और ये हमारा बी डी एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो 90 पर बाइसेक्ट करें। ऐसा सत्य है बताओ, फर्जी बात बोला हुआ है मेरे भाई। तो ये पॉइंट जरूरी नहीं है, क्यों, क्योंकि वो 90 पर बाइसेक्ट करते ही करते हैं। ठीक है, दूसरी बात यहाँ बात करते हैं, तो ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बट नॉट नेसेसरली बाइसेक्ट ईच अदर। ठीक है, अगर यहाँ बात करते हैं हम यहाँ पर, तो ए सी और बी डी बाइसेक्ट तो करते हैं। देखो ए सी एंड बी डी आर परपेंडिकुलर, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हैं, लेकिन जरूरी नहीं कि बाइसेक्ट करे। ये भी फर्जी है भाई। क्यों, क्योंकि मेरे भाई ये बाइसेक्ट भी करता है और उसके बाद परपेंडिकुलर भी है, यानी ये भी गलत पॉइंट है। ठीक, तीसरा पॉइंट, ए सी एंड बी डी बाइसेक्ट ईच अदर एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो हाँ मेरे भाई ये सही पॉइंट है, ये बाइसेक्ट भी करते हैं और परपेंडिकुलर भी हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। इसका आंसर बताइए मुझे जल्दी से, इसका आंसर बताइए।
एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या बोला है, माफ करिएगा थोड़ा एक अर्जेंट कॉल था, इस वजह से जो है सो थोड़ी सी बात करनी पड़ी। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 2 में हमसे ये कहा, इफ पी क्यू आर एस इज ए रोम्बस एंड एंगल एस पी क्यू इज इक्वल टू 50 डिग्री, एंगल एस पी क्यू ये वैल्यू हमारी कितनी है, 50 है, तो एंगल आर एस क्यू की वैल्यू कितनी है, एंगल आर एस क्यू की वैल्यू हमारी ये कितनी है। ठीक है, हमसे ये पूछा गया, हमने कहा ठीक है सर हम बताएंगे। ठीक, ये वैल्यू हमारी कितनी है, 50 है, और हमसे ये वाली वैल्यू पूछी गई है। आप मुझे बताइए इसकी वैल्यू बता सकते हैं आप। ठीक है, आप बोलेंगे सर देखो यार सर ये जो है हमारा क्या है, रोम्बस है, और रोम्बस है तो यहाँ पर हमारे सारे के साइड क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, समझिएगा मेरी बात को, क्या एंगल हमारे बाइसेक्ट करते हैं, तो बोलेंगे हाँ सर। तो समझिए ये आपका 50 है, तो ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा 130 हो जाएगा भाई, कोई दिक्कत की बात है बताओ, क्योंकि अपोजिट एंगल का जो सम होता है वो हमारा कितना होता है, तो 180 होता है। ठीक, और हमसे यहाँ पूछा गया है एंगल आर एस क्यू का मान। अब एंगल आर एस क्यू का मान हमसे पूछा गया है, कोई बच्चा बी बता रहा है, कोई डी बता रहा है, कैसे यार बी और डी बता ले रहे हो आप लोग। यदि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है, देखिए मैं आपको सारी प्रॉपर्टी रिवाइज करवा रहा हूं दोबारा से, आप लोग गलत आंसर मत दीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि अपोजिट साइड पैरेलल होता है और इक्वल होता है, और साथ में अपोजिट एंगल भी हमारे क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। सॉरी माफ करिएगा, यहाँ पे मेरा थोड़ा माइंड डिस्टर्ब था, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया। अपोजिट एंगल का सम 180 नहीं होता है। ठीक है, ये जैसे हमारा 50 है ना, तो ये भी हमारा 50 आएगा, ये माफ़ करिएगा मुझे। अब अगर हमारे ये दोनों 50 आएंगे, तो जैसे हमारी ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो उस कारण हमारे ये जो दोनों कोण होंगे ये हमारे क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का जोड़ कितना होता है, 180। अगर ये 50 है तो इन दोनों को जोड़ने पे कितना आएगा, 130। और अगर मेरे भाई यहाँ पर 130 आएगा तो बोलेंगे सर ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65, और ये वाली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 65 हो जाएगी। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, तो इक्वल होते हैं, फिर ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी, तो दोनों हमारे 65 और 65 बराबर होंगे। ठीक है, ए बी सी डी हमारा क्या है, तो ए बी सी डी हमारा रोम्बस है। नेक्स्ट एग्जांपल आप देखिए, तो यहाँ बोला गया है ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ए बी की वैल्यू कितनी हो जाती है, 3x - 2 हो जाती है। बी सी की वैल्यू हमारी कितनी होती है, 10 - x हो गई। तो हमसे यहाँ पूछा गया है ये जो हमारा ए डी है इसकी वैल्यू बताओ। ठीक है, हमने कहा सर हम ए डी की वैल्यू बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन चूंकि ये रोम्बस है तो हमारी ये दोनों भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगे। अगर हमारी ये दोनों भुजाएं बराबर हो जाएंगी तो 3x - 2 जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा किसके, 10 - x के। ठीक है, तो ये हमारा 3x इधर जाएगा तो 3x + x कितना हो जाएगा, 4x, और 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ पर x से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, तो 3 आ जाएगी भाई। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। हमसे यहाँ पर इस AD का मान पूछा गया है। इस AD का मान हम बोलेंगे तो बात करेंगे 10 - 3 = 7, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो AD की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 7 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज द करेक्ट आंसर। बहुत शानदार सर, आपने साइड क्यों बराबर कर दी। अनुराग कुशवाहा, खतरनाक आदमी हो यार तुम, मतलब है रोम्बस पढ़ रहे हो और रोम्बस के बारे में इतना भी नहीं पता है कि रोम्बस के चारों भुजाएं बराबर होती हैं। सुन क्या रहे हो मेरी बातों को, फिर यार ध्यान से सुनो ना। ठीक है, कि ये सारे साइड हमारे क्या होंगे, बराबर। रोम्बस है यार, इसकी दोनों साइडें बराबर होंगी, दोनों साइडें बराबर होंगी तो दोनों कोण भी तो बराबर होगा ना। आ जाइए नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 4 में क्या बोला, इन द गिवन फिगर ए बी सी डी इज अ रोम्बस। ठीक है, ओ इज अ पॉइंट इन द इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल। ये वैल्यू हमारी 30 दी गई है, तो एंगल ओ बी सी का मान पूछा गया है कि एंगल ओ बी और सी का मान हमारा, इसका मान कितना होगा। ठीक है,
अब आप बता सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पर आप समझिएगा। पहली बात, ये जो डायगोनल के बीच में हमारा एंगल बनता है वो कितने का बनता है, 90 का बनता है। ये वाली रेखा हमारे इस रेखा के समानांतर है, तो अगर ये हमारा 30 होगा तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, अब त्रिभुज के तीनों कोनों का जोड़ यहाँ पर कितना हो जाएगा, 180। तो तीनों कोनों का जोड़ अगर हमारा 180 हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए ये 90 है, ये 30 है और ये थीटा है, तो 90 और 30 हमारा कितना हो गया, तो 120 हो जाएगा। ठीक है, प्लस हमारा हो जाएगा थीटा बराबर है किसके, हमारे 180 के। तो थीटा का मान हमारा कितना हो जाएगा, तो थीटा का मान हमारा 60 हो जाएगा। ये हमसे कहा गया है, तो इसका आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, कोई दिक्कत की बात, तो 30 है तो 30 हो जाएगा, 90 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हम कितना निकाल लेंगे, 60 निकाल लेंगे। एग्जाम्पल 4। नेक्स्ट आ जाइए एग्जाम्पल 5 को देखते हैं। एग्जाम्पल 5 क्या बोला गया, ABCD इज अ रोम्बस। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, तो ABCD एक रोम्बस है। उसके बाद कहा गया AC इज द स्मॉलेस्ट डायगोनल। ये जो AC हमारा डायगोनल है, एंगल ABC का मान कितना है, तो एंगल ABC का मान हमारा 60 है। फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ रोम्बस व्हेन AC इज इक्वल टू 6। हमसे ये बोला गया है कि देखो ये तुम्हारा एक रोम्बस है, समचतुर्भुज है, इसके विकर्ण की लंबाई तुम्हारी 6 सेंटीमीटर है, इसका एक कोण तुम्हारा 60 डिग्री का है। तो ABCD इज अ रोम्बस, AC जो है उसके स्मॉलेस्ट डायगोनल है, ABC का मान हमारा 60 है, तो कोई भी एक भुजा बता दीजिए। आपको मैंने बहुत अच्छे तरीके से बता रखा है, और क्या बता रखा है याद करो कि जब भी एंगल और साइड दिया गया हो cos थीटा का प्रयोग करते हैं। तो आप मुझे यहाँ पर ये बताइए कि ये वाली वैल्यू आपकी कितनी है, तो बोलेंगे सर देखो ये हम मान लेते हैं कि इसकी भुजा x हो गई और यहाँ पर इसकी भुजा भी हमारी कितनी हो गई, x हो गई। तो यहाँ पर cos थीटा की वैल्यू हमारी कितनी होगी, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी हो जाएगी देखो 60, जिस लोगों से जुड़ा है उनके स्क्वायर का सम। तो यहाँ पर x से जुड़ा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ x से जुड़ा है तो x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर हमारा 36 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना, तो डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स, डिवाइडेड बाई 2 इंटू एक्स। कोट 60 की वैल्यू कितनी होती है दोस्त, तो कोट 60 की वैल्यू हमारी हो जाती है 1/2, बराबर हो जाएगा ये देखो 2x स्क्वायर माइनस हो जाएगा 36 और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा। 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर को 1 से गुना करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस किसके, 36 के। 36 को जब आप इधर भेजेंगे, 36 को आप लेफ्ट में भेजेंगे तो आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर गया एक्स स्क्वायर, तो फाइनली x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। जब भी आपका साइड और एंगल का रिलेशन होता है ना, तुरंत वहाँ पर cos थीटा का प्रयोग करना होता है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। लेकिन हमसे यहाँ लेंथ ऑफ वन साइड पूछा गया है, ठीक है, तो हाँ सही तो है, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी भाई। समझ गए मेरी बातों को। तो cos 60 की वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 36, 2 से 2 खत्म, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 36 आएगी तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बहुत शानदार, ठीक है। बाकी नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल नंबर 6 से हम लोग आगे, एग्जाम्पल नंबर 6 और 7 हम लोग कर लेते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6 में देखिए क्या बोला है, द डायगोनल ऑफ ए रोम्बस आर 24 and 10, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रोम्बस। ये मान लीजिए कि हमारा रोम्बस है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है रोम्बस की अगर हम बात करते हैं तो इस रोम्बस में हमारे जो डायगोनल हैं वो कितने हैं, 24 हैं। यानी हमें पता है कि अगर डायगोनल 24 है तो हमें इसे क्या करना है, आधे आधे में बांटना है। यानी ये हमारा 12 हो जाएगा और ये हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। दूसरा डायगोनल इसका 10 है तो ये हमारा 5 हो जाएगा और ये हमारा 5 हो जाएगा। अब आपको भी पता है कि बीच में हमारा कितने का कोण बनता है, तो बोलेंगे सर बीच में हमारा 90 का कोण बनता है। तो अगर ये 5 है और ये 12 है तो ये कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 13। और अगर एक भुजा 13 है तो जो पेरीमीटर होती है 13 13 13 13, यानी 13 का कितना गुना, 4 गुना, कितना हो जाएगा, 52। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी फॉर कहो ना प्यार है। ठीक है भाई, कोई दिक्कत। चलो, तो यहाँ पर 24 का आधा आधा 12 12 कर दिया, 10 का आधा आधा 5 5 कर दिया, तो 12 5 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ट्रिपलेट होता है यार पाइथागोरस का, पाइथागोरस का ट्रिपलेट आपको बोला ही है याद करने को, 5 12 हो गया तो सीधा 13 आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वाला बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7 में। तो क्या बोला गया है जरा वो समझिए। यदि समचतुर्भुज का परिमाप 150 सेंटीमीटर है,
ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम आपको होमवर्क दे रहे हैं, इस क्वेश्चन को आप घर से करिएगा, ट्राई करिएगा। आसान क्वेश्चन है, नहीं बनेगा तो कल की क्लास में हम सीधा यहीं से शुरुआत करेंगे। और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कौन सा पढ़ेंगे, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम ही एक बचा हुआ है, उसके बाद यहाँ पर जो है क्वाड्रिलेटरल में कुछ ज़्यादा पढ़ने को नहीं है। ठीक है, चलिए तो पढ़िए मेरे भाई, थोड़ा सा इमरजेंसी एक कॉल आया, बाकी हम निकलते हैं एक जगह पे। ध्यान रखिएगा अपना, ठीक है। चलिए खुश रहिए।